तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूपीपीएससी यूपीपीसीएस के केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आप लोग इसी पेपर में देखेंगे लगभग 60 नंबर के जो है केवल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप लोगों को इससे जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ना, काफ़ी ईजी क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर जो भी नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें, इससे जुड़ जाइए। जो मैंने हिंदी सीरीज़ तो मैं कंटिन्यू की रखी हुई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हम लोगों को कोऑर्डिनेशन का, तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पे टोटल 60 नंबर जो आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या 1 का बी कह रहा है। देखो, ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। क्या कह रहा है? डिफाइन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो चलिए, सबसे पहले आप मैं इन सब का जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अगर इसके बाद यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तुरंत हो जाए। तो चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे CFSC शार्ट में बोलते हैं, ये क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। तो चलिए, जो देखिए, ये क्या होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल में आप लोगों को समझा दूं क्या होता है। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उसे हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो जिसे हम लोग जानते हैं कि एनर्जी एक्सिस को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अगर एक ही प्लेन में सप्लाई करें उसे हम बोलते हैं हम लोग डीजेनरेट। अगर ऊपर नीचे हो इसका मतलब बोलते हैं क्या, इनकी एनर्जी जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या होते हैं? डीजेनरेट। अब देखिए, जैसे क्या होता है, लिगेंड जब मेटल को अप्रोच कर रहा होता है, सबसे पहले क्या थे, मेटल के जितने भी लिगेंड्स थे वो, ठीक है, डीजेनरेट थे। उससे पहले बता दें कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। देखिए, DXY, DYZ, DXZ, और क्या होते हैं, DX2Y2 और DZ2। अब देखिए, इन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हम लोग EG का नाम देते हैं। EG का मतलब डब्ल्यू डिजेनरेट, और इसके हम लोग बोलते हैं T2G। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट। टी से ट्रिपल, टी से 3 देख लिए यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं। ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, ये इन बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं। मीन्स अगर ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो ये इन बिटवीन द एक्सिस पाए जाएंगे, और ये अलोंग द एक्सिस पाए जाएंगे। जो एक्सिस के अलोंग पाए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये वाले, मीन्स ईजी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लिगेंड के ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये डीजेनरेट पड़े रहते हैं। जैसे ही हमारा, सॉरी, मेटल के, अब जैसे ही लिगेंड आ रहा होता है तो हमें पता है लिगेंड के ऊपर क्या होता है, या तो लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये मेटल को अप्रोच कर रहा होता है, देखिए ये मेटल को अप्रोच करने आ रहा है, तो अब ये अप्रोच जो है 2 तरीके से हो सकता है, या तो इन बिटवीन अप्रोच हो या तो अलोंग द एक्सिस अप्रोच हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे होता क्या है, जैसे जैसे लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा होता है, यहाँ पे 2, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हम जानते हैं मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके बीच में क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा होता है, इसको स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट कर रहा होता है। दूसरा देखो, लिगेंड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और मेटल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्रिएट होगा। अब देखिए, मेटल तो लिगेंड को जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रांगली रिपेल भी कर रहे होंगे। अब देखिए, अब इस रिपल्शन की वजह से होगा क्या, इन सब की एनर्जी जो होगी रेज हो जाएगी। जैसे जैसे लिगेंड जो है मेटल को अप्रोच कर रहा होगा, इनकी एनर्जी क्या होगी, ये रेज हो जाएगी। जैसे ये एनर्जी रेज होगी तो ये क्या हो जाते हैं, अपनी एनर्जी से ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। अब देखिए, जब लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया तो क्या होना चाहिए था, अब देखिए, तो होना क्या चाहिए था, सबके सब कुछ जो है सेम एनर्जी पर रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इनकी भी एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में स्प्लिट हो जाती है। ऐसा इसका रीज़न ये है कि हम जानते हैं जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं इसमें जो बॉन्ड बनते हैं अलोंग द एक्सिस बनते हैं। ठीक है, ये अलोंग द एक्सिस बनते हैं। अब ये अलोंग द एक्सिस बनते हैं, इसका मतलब क्या है, ये लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आया होगा। जब अलोंग द एक्सिस आया होगा तो उसमें मैंने क्या बताया अभी, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। EG वाले क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। T2G वाले इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अब जब लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है, इसके मेटल के ऑर्बिटल भी हैं अलोंग द एक्सिस हैं, तो देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से, रिपल्शन होने की वजह से ये एनर्जी में हाई हो जाएंगे। ये ठीक है, उसी जितनी एनर्जी से ये ऊपर हाई होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, उतनी एनर्जी से क्या होंगे, ये EG वाले ऑर्बिटल जो है नीचे, सॉरी, T2G वाले ऑर्बिटल जो है उतनी एनर्जी से नीचे चले जाएंगे, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए, ये एक सर्टेन स्टेट में गए, इस सेंटर यहाँ पे जो उनका मेन सेंटर होता है उसे हम लोग बेरी सेंटर बोलते हैं। इस बेरी सेंटर से जो ये तुम्हारे EG वाले ऑर्बिटल थे इतनी एनर्जी से
ऊपर चले गए। इसका रीज़न अभी मैंने बताया क्या, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है लिगेंड, ये तुम्हारे ऑर्बिटल भी इस मेटल के अलोंग द एक्सिस थे, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन होता है। तो जितनी रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी इरेज हो जाती है, ठीक है, दूसरे वाले जो होते हैं उतनी एनर्जी से नीचे चले जाते हैं। इसी स्प्लिटिंग को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, और जितनी एनर्जी से इसको स्टेबलाइज करता है मेटल को, उसी को हम लोग इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग CFSE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये क्यों ऊपर जा रहे हैं, ये क्यों नीचे आ रहे हैं। अब देखिए टीट्राहेड्रल में जस्ट अपोजिट होता है। हम लोग जानते हैं कि टीट्राहेड्रल जो बनता है ये इस तरीके से कुछ बनता है। इसमें जो लिगेंड का अप्रोच होता है वो इन बिटवीन द एक्सिस होता है, इन बिटवीन द एक्सिस हम लोग जानते हैं कि T2G ऑर्बिटल्स होते हैं। इसलिए टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग होती है उसमें T2G वाले एनर्जी में रेज हो जाते हैं और EG वाले एनर्जी जो है डिक्रीज़ कर जाती है। इस वजह से ये T2G उसमें ऊपर रहता है, EG ऊपर, ये नीचे रहता है, जस्ट रिवर्स इसका होता है। तो आप लोग होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो चलिए यहाँ पर भी यही था, तो इस देख लेते हैं अब CFSE का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए जब भी CFSE निकालना होता है तो इक्वल टू होता है क्या, -4 मल्टीप्लाइड बाय ये तुम्हारे जो नीचे है उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को A से लिख रहे हैं प्लस, अब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय वो भी प्लस में B, मीन्स उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो MP और आगे ऐड कर देते हैं। M क्या बताता है, नंबर ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, जो अभी मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का फाइनल फार्मूला बन जाता है। तो एक ये बाहर हम लोग क्या रखते हैं, बाहर जो है D क्यों रखते हैं। अब देखिए D क्यों होगा, कभी डेल्टा 0 क्यों दिखेगा, कभी आप लोग 0.4 रखेंगे तो कभी +0.6 रखेंगे, ऐसा क्यों। देखिए आप लोग एक फार्मूला याद रख लीजिए, डेल्टा 0 बराबर होता है 10 DQ। ये रिलेशन भी आप लोगों को याद रखना हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ ले, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, दो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स ये गैप जो है काफ़ी ज़्यादा हो, उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। मीन्स ऐसे लिगेंड जो स्प्लिटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हैं उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। जो कम गैप क्रिएट करते हैं उसे हम लोग वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। देखिए जो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे कि फ्लोरीन है, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो मेटल को इतनी तेज़ी से डोनेट नहीं करेगा, मीन्स स्प्लिटिंग इतनी फास्ट होगी नहीं, उतना रिपल्शन नहीं क्रिएट होगा, उतना अट्रैक्शन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्प्लिटिंग उतना फास्ट नहीं होगी। लेकिन जो गुड डोनर होते हैं, जितना अच्छा डोनर होते हैं, वो क्या करते हैं, स्प्लिटिंग उतना फास्ट, ठीक है, क्रिएट करते हैं। आप समझ में आ गया होगा। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, वो वीक फील्ड होते हैं। जो, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। और साथ ही साथ जो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का भी कंसेप्ट जो है धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे, किसी लेक्चर में हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अपना हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या था अपना, डिफाइन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो चलिए CFSE इसके निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, कोबाल्ट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट को X मान लें, क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड तो 0 चार्ज तो कोई होगा नहीं, 6। अब देखो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो X इक्वल टू यहाँ से +2 आ जाएगा, मीन्स कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये 27 होता है। तो हम जानते हैं 3D4s2 टाइप का पहले भरा होगा, जो इसमें +2 चार्ज आया तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे, तो यहाँ पे ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, D7 बन जाएगा। अब देखिए D7 को हम लोग किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में हम जानते हैं T2G नीचे होता है, Ag ऊपर होता है, 1 2 3। तो दूसरी चीज़ एक और भी जान ले, अगर कोबाल्ट +2 में होता है तो NH3 एज अ वीक लिगेंड की तरीके से काम करता है। लेकिन अगर कोबाल्ट +3 में होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यही NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके से काम करता है। इसका रीज़न मैं डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन, हमें कितना टोटल भरना है, D7, 4 5, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये डायरेक्टली अपर चले जाएंगे। अब देखिए 5 6 कितने, 7 हो गए, सॉरी 7 ये हो गए। तो अब देखिए हम लोग CFSE कैसे निकालेंगे इसकी। तो CFSE का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, इक्वल टू
-4 मल्टीप्लाइड बाय नीचे जितने इलेक्ट्रॉन है 5 हैं, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, बाहर कितना रखेंगे डी क्यू। मैंने बताया था अगर कोई इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है तो उसे हम लोग एम पी बोलते थे। एम का नंबर कितना है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2p। तो अंदर सॉल्व कर लो तो -20 + 12 कितना हो जाएगा, -8 डी क्यू प्लस 2p। ये इसकी CFSC आ जाएगी। और ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग पता है क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 3 4 5 6 7। इसका स्पिन मैग्नेट जो होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फार्मूला जो होता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए n का नंबर कितना है यहाँ पे, देखिए अनपेयर्ड देख लें, केवल 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी जगह बस 3 रख दो n की जगह पे। इसको सॉल्व कर लो तो 3.87 बोहर मैग्नेटॉन, ये इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। स्पिन ओनली इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे एलएस कपलिंग नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3D सीरीज़ में एलएस कपलिंग जो है काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल वाला पार्ट होता है वो क्वेंच कर जाता है, मीन्स उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए यही केवल आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि D1 और D9 के स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2s+1 LJ। एल को कहीं कहीं पे एक्स से भी रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन एल बेस्ट है तुम्हारे लिए। अब देखो 2s+1 क्या होता है, ये टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, मीन्स टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी या टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। और जे क्या होता है, जे तुम्हारा होता है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर ये कैसे आता है, जब एल और एस, ठीक है, दोनों ही मिलते हैं, तो L-S या L+S। तो देखो जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब टोटल मिलते हैं, उनका रिजल्टेंट जो होता है वो जे कहलाता है, जिसे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो चलिए इसको फिर डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। इतना है तो हम लोग 2s+1 XJ या LJ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस यहाँ पे क्या बताता है, नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, जे यहाँ पे टोटल, ठीक है, तुम्हारा एंगुलर क्वांटम नंबर को बताता है। तो देखिए, तो हम जानते हैं पहले से ही L = 0 1 2 3 डैश 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 रखने पर जो हमारी L की वैल्यूज़ आती हैं क्या क्या आती हैं, देखिए S P D F, इस तरीके से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल L हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को बताता है, मीन्स जितने भी L होते हैं आपस में कपल होते हैं, कपल करके क्या देते हैं, तुम्हारा टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देते हैं। उसी तरीके से S यहाँ पे हम लोग स्मॉल से लिखते थे, यहाँ पे हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या बताता है, ये टोटल स्पिन क्वांटम नंबर देता है, जिसे हम लोग 2s+1 टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों, ये कहाँ से आया, तो हम लोग जानते हैं जब न्यूक्लियस के चारों कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ऑर्बिटल के चारों ओर तो घूमता ही घूमता है, साथ साथ जो है अपनी स्पिन के चारों ओर भी वो घूमता रहता है। जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है, उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन दो तरीके की होती है, एक तो स्पिन क्वांटम, एक तो स्पिनिंग जो है मोमेंटम करता है, साथ साथ जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ से, तो देखो स्पिनिंग करता है साथ साथ ऑर्बिटल के भी चारों ओर घूमता है, स्पिनिंग करता है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। इसी तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं, टोटल S आ जाता है, टोटल L आ जाता है, इन दोनों का भी रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल J यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही है या ये सब यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, D1 सिस्टम के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। अगर माइक्रो स्टेट निकालना है तो उसका जो है आप लोग, चलिए उसको बाद में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले चलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो D1 सिस्टम है तो 5 ऑर्बिटल बना लीजिए जो कि यहाँ पे बने हुए हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग ml की वैल्यूज़ रख देते हैं, ठीक है। ml क्या है, यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है स्पेस के अंदर कि क्या किस तरीके से ये ओरिएंटेशन कर रहे हैं। तो देखिए बीच में हम लोग 0 रखते हैं, इधर की ओर +1, इधर की ओर +2, फिर ऐसे ही इधर भी -1 -2। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन को फिल किए हैं तो वो किसने पे आ रहा है, +2 पे, ये L की वैल्यू होती है। तो L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या, पीछे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए L की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, D। तो चलिए यहाँ से आप लोग नेक्स्ट देख सकते हैं। तो देखिए L की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब चाहिए S। तो S कितना दिख रहा है, हाफ। तो हम लोग 2s+1 की हमें ज़रूरत है, तो कितना हो जाएगा, 2s की जगह पे 1/2 + 1, तो 2 2 कैंसिल, चलिए ये हो जाएगा यहाँ से 2। तो देखिए 2s+1 की वैल्यू 2 आ चुकी है हमारे पास। अब देखिए हमारी दो चीज़ें निकल चुकी हैं, तो चलिए थोड़ा सा और रह गया है। तो 2s+1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2। L की भी वैल्यू कितनी आई, 2, मिस यहाँ से आया D ऑर्बिटल। अब देखिए J कैसे निकलता है,
तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पीछे देखें दिया है, नहीं दिया। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए थोड़ा। तो देखिए जे कैसे निकालते हैं, जे की वैल्यू कभी एल प्लस एस ली जाती है, कभी एल माइनस एस ली जाती है। ये कैसे, देखो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होगा या लेस देन हाफ फिल्ड होगा, तो देखिए हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरें, टोटल 5 भर सकते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में 2 2 भर सकते हैं, टोटल 10। अगर ये 5 या लेस देन 5 होंगे तो हम लोग क्या, लेस देन 5 के लिए, ठीक है, ये सपोज कर लो पहले, अगर लेस देन 5 हो, ठीक है, तो हमें क्या लेना है, जे की वैल्यू एल माइनस एस पिक करनी है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, या 6 7 8 ये सब हों इलेक्ट्रॉन, तो हमें जे की वैल्यू एल प्लस एस लेनी है। तो यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग जे की वैल्यू क्या लेंगे, एल माइनस एस। तो एल की वैल्यू हम लोग 2 निकाले थे, एस की वैल्यू 1/2 निकाले थे। बस इसको सॉल्व कर लो, 2 दूना 4 में से 1 गया, 3/2। तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, हमारा बस फार्मूला लगा दो 2s+1 एल जे, जो मैंने बताया था ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए। तो 2s+1 की वैल्यू 2 आई थी, एल की जगह पे डी आया है, तो एक ये हमारा टर्म आ गया, इसे ग्राउंड स्टेट टर्म बोल देंगे। टर्म सिंबल भी निकालना है तो इस जे की वैल्यू भी रखना पड़ता है, या 3/2 आ जाती है। तो ये हमारा D1 के लिए आ जाएगा। तो D1 के लिए ये आया है, D9 के लिए भी यही होगा। ऐसा क्यों, देखो एक फार्मूला याद रखना, ये ट्रिक है क्या, जितना DN होता है उतना ही D10 माइनस N होता है, ठीक है, जितना DN होता है उतना ही D10 माइनस N होता है। तो डी की जगह 1 रखो, 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। तो 9 का भी आप लोग सेम कैलकुलेट कर लेंगे। बस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सेम केस जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग जो है अब डिटेल में कर सकते हैं। तो D1 D9 हो चुका है आप लोगों का। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए फिर 10 नंबर में क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया हुआ है क्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन 2 कॉम्प्लेक्स के। इसका मतलब कि कितने कितने 5 नंबर में क्वेश्चन है, जो टोटल 10 नंबर का दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मीन्स, अगर सब देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जितना भी एटॉमिक नंबर होता है प्लस लिगेंड जितने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, प्लस वो प्लस माइनस अगर चार्ज कर दें, मीन्स जितना अगर पॉजिटिव चार्ज है तो घटा देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है, हम तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव का बात है, जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो मिलते हैं जो जोड़ देंगे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है मीन्स इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। तो ये हम जो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जितने भी हमारे नोबल गैसेस हैं उनका जो है तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, जैसे मान लेते हैं कि 18 है, 36 है, 54 है और 86 है, तो इनके अगर इक्वल आ जाता है तो बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने से हमें पता चलता है कि कंपाउंड कोई भी कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो कैसे निकालेंगे, उसका एटॉमिक नंबर टोटल, उसको इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो रहे हैं लिगेंड के द्वारा मिल रहे हैं, प्लस माइनस उसका चार्ज, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ से भी देख लीजिए, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज यहाँ से कर लें, प्लस लिगेंड के द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, बाकी चीज़ पर ध्यान ना दो, उससे ज़्यादा मैं आसान आप लोगों को बता दिया हूँ। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए आयरन, तो आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले आयरन को x मान लिया जाए, प्लस तो साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, कितने 6 इक्वल टू माइनस चार्ज, ओवरऑल चार्ज उधर है तो उसको उधर कर दिए, इक्वल टू +2, यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी। तो चलिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को कैलकुलेट करना बता दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है जैसे मैं बताने जा रहा हूँ उसको। तो देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। लिगेंड कितना देता है हम लोग जानते हैं, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके पास -1 होता है अगर, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितने इसके पास 6, तो टोटल कितने डोनेट होंगे 6। तो अब देखो -4 इसको मिले हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो -4 मिस +4 इसको ऐड कर दो, तो निकाल लो अब कितना हो जाएगा, 26 4 30 6 36। इसका एटॉमिक नंबर मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका 36। इसका मतलब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है बनाता है। उसी तरीके से अपने कॉम्प्लेक्स का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्रोमियम, तो सबसे पहले इसको तोड़ लिया जाए। अगर तोड़ेंगे इसका तो क्रोमियम जो है En का होल थ्राइस, तो देखिए क्लोराइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव माइनस होता है। इसका मतलब 3 जो है क्लोरीन निकले हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे इसके ऊपर। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 24। अब देखिए En क्या होता है, इथाइलिन डाई एमीन। तो देखो इथाइलिन डाई एमीन, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाई एमीन, ये हमारा En लिगेंड कहलाता है। अब देखिए
नाइट्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कितने, इसी तरीके से 2 नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है। तो देखो प्लस कर दिया लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डोनेटेड को, तो देखो एक जो है EN कितना देता है इलेक्ट्रॉन 4, उसी तरीके से है कितने 3। हम माइनस कितना करना है उसका, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है मीन्स -3 घटा देना है। तो देखो 24 4 3 12 -3, बस कैलकुलेट कर लो। तो 24 12 36 में से 3 गए 33, तो ये कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये यहाँ से आ जाएगा 33। सेम तरीके से आप लोग सेकंड वाले का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आयरन का यहाँ पे कितना, क्लोरीन कितने लगे हुए हैं, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे भी फिर से लगे हुए हैं 3। तो देख लिया इसके ऊपर ये मिस चार्ज कितना आ रहा है, तो इसके ऊपर भी चार्ज +3 का आ रहा है। तो आयरन का हम लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं 26 होता है। अब देखिए ये न्यूट्रल लिगेंड है वाटर, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करता है, तो चलिए आप लोगों को मैं समझा दूँ इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट होते हैं। ये ऑक्सीजन है, देखिए इसके हम लोग जानते हैं वैलेंस शेल में टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यूज़ हो गए बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो अब बच रहे हैं 2 का पेयर, ये 2 का पेयर जो है आसानी से डोनेट कर सकते हैं। और इसको और अच्छे से देखना है तो ऐसे देख लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप लोगों को पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 8, तो कितना हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p4। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसको 2 चाहिए केवल, तो 2 जो है, तो देखिए ये 2 से जो बाइंडिंग कर लेगा, अब 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए टोटल कितने हो गए 6 इसके कंप्लीट हो गए। अब 4 थे इसके पी ऑर्बिटल में, ठीक है। अगर 4 थे तो 2 को बाइंड कर लिया है, 2 से जो है बॉन्ड बना लिया है, अब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो 2 को ये डोनेट कर देता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन का भी खेल है। टोटल इसके वैलेंस शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 से तो बाइंडिंग कर लेता है मीन्स बॉन्डिंग कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं डोनेट करता है। इसका मतलब न्यूट्रल जो ये एटम्स है कितना डोनेट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 26, हर एक जो है 2 डोनेट करता है, टोटल कितने 6, माइनस कर देंगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो 26 12 कितना हो जाएगा, तो 26 12 हो जाएगा 38, 38 में से 3 गए 35, ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इसको कंप्लीट करिए। तो देखिए अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है तो उसकी हेल्प से एक्स की वैल्यू निकालना वगैरह है तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि EN की जगह पे 36 रख दो। अब क्या है Z, इसका एटॉमिक नंबर है, मान लेते हैं कितने लिगेंड हैं, मल्टीप्लाई कर दो कितना उसको वो देता है इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो न्यूट्रल लिगेंड कार्बोनिल हैं ये सब कितना देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाइड बाय इतना, ओवरऑल 4 चार्ज तो 0 कोई है नहीं, बस एक्स का नंबर निकाल लो पता चल जाएगा कितने लिगेंड उससे जुड़े हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आगे। हाँ ये देख लीजिए कि 5 का दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम 2। में सिस एंड ट्रांस प्लेटिन के बारे में पूछ रहा है। तो व्हाट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो आप लोगों को बता दूं कि सिस प्लेटिन जो होता है जिसे बोलते हैं PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। अगर इसकी सिस फॉर्म है तो इसे सिसप्लेटिन बोलते हैं, अगर ट्रांस फॉर्म है तो इसे ट्रांसप्लेटिन बोलते हैं। तो जो कैंसर में जो होता है वो हमारा सिसप्लेटिन यूज़ होता है। जो DNA का जो ग्वानिडीन बेस होता है, ग्वानिडीन जिसे बोलते हैं, उसके D7 पोजीशन पे ये बाइंड होता है जाके, जो कैंसर को क्या करता है, कैंसर के सेल्स होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करके सेल्स को ख़त्म कर देता है, कैंसर को मिस इससे कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है, मिस कैंसर ख़त्म। तो चलिए इसको आप लोगों को डिटेल में दिखा दूँ मैं। तो दोनों के जब आइसोमर ड्रा करते हैं तो एक हमें क्या मिलता है, ये देखिए दोनों दो अगर ग्रुप अपोजिट है तो उसे हम लोग ट्रांस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 अपोजिट ग्रुप लगे हैं मीन्स जस्ट 180 डिग्री पे लगे हुए हैं, तो इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अगर 180 पे ना हो तो इसे हम लोग सिसफॉर्म बोलते हैं। तो देखिए सिसप्लेटिन, तो सिसप्लेटिन होती क्या, जो सिसप्लेटिन जो है ग्वानिडीन का जो D7 बेस है, सबसे पहले इसकी हाइड्रोलिसिस होती है वाटर के ऊपर, जिसमें एक क्लोरीन निकलता है, ये वाटर यहाँ पे आके जुड़ जाता है। जब ये वाटर कोऑर्डिनेट करता है जाके ग्वानिडीन बेस के N7 पोजीशन पे, N7 पोजीशन वो भी किसका, ग्वानिडीन बेस जो होता है ग्वानिडीन बेस, तो उसके N7 पोजीशन पे अटैक करता है जहाँ पे ये तुम्हारी कैंसर सेल्स होती हैं, फिर इसको डिस्ट्रॉय करके अपना काम कर देता है। तो इसी को हम लोग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी इसकी बोलते हैं, एंटी ट्यूमर एजेंट भी का भी काम करता है ये। तो इसका सिसप्लेटिन जो एक्टिव होता है, ट्रांसफार्म जो होती है इसकी ट्रांसफार्म डी एक्टिव होती है। तो समझ गए आप लोग, सिसप्लेटिन क्योंकि दोनों सिस फॉर्म में है, आसानी से बाइंड हो सकता है, साइकिल ये अपनी बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी एक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ग्वानिडीन बेस पे जो है इस तरीके से जुड़ता है जाके सिस फॉर्म में, ये अपनी एक्शन शो करता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 5 नंबर में आया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डेल्टा। मीन्स
क्रिस्टल फील्ड या तो बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड जो होते हैं उनको डेल्टा के बेसिस पे अरेंज किया जा सकता है। आप लोग यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है डेल्टा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। डेल्टा में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये किस तरीके से काम करेगा हमें इसके टर्म में लिखना है। तो चलिए आप लोगों में ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि उनके आर्डर में आप लोगों को लिखना होगा। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों को उसके लिए पता होना चाहिए। तो चलिए मैं ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसका लेवल हाई है। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। तो देखिए NH3 दिया हुआ है, फिर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे लिख रहा हूँ, फिर NaCl3 आ जाएगा, फिर F3। मुझे पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ करती जाती है। तो देखिए फ्लोरीन की जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे पुश कर लेगा, ठीक है। पुश करेगा नाइट्रोजन से, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उतना ज़्यादा, उसके बाद ये Cl खींच रहा होगा, उसके बाद जो है NH3 खींच रहा होगा। तो देखिए जितना ज़्यादा ये खींचने की टेंडेंसी रखेगा उसका मतलब क्या होगा, ये उतना ये वीक डोनर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जितना ज़्यादा खींच लेगा नाइट्रोजन उतना कम डोनेट कर पाएगा। आप देख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग डोनर एबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डोनिंग टेंडेंसी होगी ये डोनेटिंग NH3 की, फिर NCl3 की, फिर NF3 की। और मैंने क्या बताया था अभी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कोई एलिमेंट है मीन्स उसकी डोनर एबिलिटी उतनी कम होगी, वो वीक फील्ड लिगेंड के तरीके से काम करता है। तो देखो डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरीके से काम करेगा। मीन्स कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड ये होगा, फिर ये वीक हो जाएगा लिगेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा खींचेगा, मीन्स ये वीक बेस भी होगा, साथ साथ जो है वीक डोनर भी होगा, मीन्स वीक फील्ड लिगेंड भी होगा। तो चलिए होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू। आप लोग जो है एक लाइक आप लोगों से ज़रूर बनता है, कम से कम एक लाइक ज़रूर करिए।